तो हेडिंग डालेंगे आज रेट लॉ। क्या डालेंगे? रेट लॉ। हाँ सुनो, सबसे पहली बात कि हमने लास्ट क्लास में जो है जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रेट लॉ है। क्या है? रेट लॉ। तो सबसे पहली बात करें तो रेट लॉ बच्चे बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मतलब यहां पे जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, ये किस पर बेस्ड होंगे? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होंगे। रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, सुना ध्यान से शांति से, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to is directly proportional to the product of concentration, the product of concentration of reactant raised to the power some value that found experimentally. अभी क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक रिएक्शन लिखा जहां पर ए है और एक रिएक्टेंट बी है, और ये दोनों रिएक्ट करके मुझे क्या बना के दे रहे हैं? प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, अब सुना ध्यान से, आपको पता है कंसंट्रेशन का सिंबल क्या होता है? ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ना, ये किसका सिंबल है? कंसंट्रेशन का सिंबल है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, क्या रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे पास कितने रिएक्टेंट है? दो हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी के साथ। सुनना क्या रेज टू द पावर, यानी इनको कुछ पावर भी होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी पावर x है और इसकी पावर क्या है? y है। अब मैंने यहाँ x एंड y इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चले कि a और b x और y के बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो x एंड y, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू आएगा बच्चे के a की पावर x और b की पावर y। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। यह है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्लियर बात? अब यहां सुनना ध्यान से, x एंड y may or may not be equal to stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient, हाँ बताता हूँ। stoichiometric coefficient कह रहा ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कब होंगे? पहली बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ द केस में तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कब होंगे?
जब आप पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन आएगी। क्या आएगी? दो तरीके की रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो एक्स और वाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाते हैं। तो वो एक स्पेशल केस है, तो वहां हम अलग से देखेंगे। लेकिन सुनना, एक्स एंड वाई जो होता है कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली। कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली आती है। कैसे आता है? एक्सपेरिमेंटली आता है। क्लियर बात? तो ये वैल्यू जनरली हमें गिवन होंगी, और नहीं गिवन होंगी तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जिसके हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए। वो हम आगे देखेंगे कैसे पता करेंगे। अब सुनना ध्यान से, यहां तक की जो हमने बात की है क्या था? रेट लॉ था। और रेट लॉ के अंदर ये जो इक्वेशन लिखी हुई इसे क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो के है इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, या हम स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कई बार आपसे के को डिफाइन करने के लिए बोलता है, तो हम के को डिफाइन कैसे करेंगे इसको देखते हैं, बट पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो अगर हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? लेट से मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है, हाँ शांत रहो नालायकों, ये कितना है? 1 है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी 1 है तो मुझे पता है कि रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के 1 की पावर एक्स और जो है 1 की पावर वाई। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी सीधा रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी या 1 यूनिट या 1 मोलर, जो भी आप बोल दो। ठीक है ना? तो सुनना ध्यान से, इट इज मतलब के की बात कर रहे हैं। डिफाइंड, it is defined as the rate of reaction when the concentration of reactant is unity। या 1 यूनिट भी आप बोल सकते हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, इसका और एक नाम होता है AKA, मतलब तो लिख दिया था ना पीछे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो अलग से आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, वही तो हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये यहां तक ठीक था। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट और होता है बच्चे, जिसका नाम है लोमा। लोमा, ठीक है ना? क्या है? लोमा, ठीक है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन की, वैसे तो हम अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो रेट कौन जो है, रेट लॉ और लोमा दोनों एक ही हो जाते हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो इसमें समझना, जैसे मान लिया मैंने एक रिएक्शन लिखा जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? ए था। यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखा, ये बी था, और इससे क्या बन रहा था? मुझे एक प्रोडक्ट भी मिल रहा था। ठीक, अब सुना ध्यान से, अगर मैं यहां से रेट लिखूंगा, कहां से? यहां से, लोमा से। अरे लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ नहीं है, बस फुल फॉर्म है। अभी देखो फॉर्मूला लिखा, और कुछ लिखा मैंने इसके अलावा? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, अब रेट क्या होगा? के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप रेट लॉ से निकालोगे, यानी फ्रॉम रेट लॉ, तो आपने पढ़ाई है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब अगर हम रेट लॉ से निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू में
कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक केस में, जब ये x बराबर हो जाए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। वो केस कब आएगा, मैंने बताया एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन, तो वहां आपको बताया जाएगा, याद रख। हाँ हाँ, उस केस में क्या ए और बी की कंसंट्रेशन, ए और बी की कंसंट्रेशन देखो ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, बट आप इनका प्रोडक्ट जब निकालोगे वो सेम आएगा ना। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं 1 की पावर 2 लिख दूं और मैं यहां 1 की पावर 3 लिख दूं, तो क्या 2 and 3 बराबर हैं? नहीं है, इनका रिजल्ट बराबर होगा। यानी अगर 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब कर दो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो रिजल्ट बराबर हो रहा है, लेकिन ये पावर थोड़ी बराबर है। वो पावर क्या है अभी थोड़ी देर में समझोगे, जस्ट इसके बाद ही हेडिंग डाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पावर अलग अलग होंगी, और पावर का एक मतलब है, और वो क्या है, ऑर्डर है रिएक्शन का। तो इतना नोट करो, उसका हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या चीज, ठीक है यहां तक चलो, ठीक है रोके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या डालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं बच्चे, तो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पर कितना डिपेंडेंसी शो करता है उसके बारे में। तो अगर मैं इधर इधर तो पानी बता रहा था है और हाँ, पानी वानी पी के बंद करो, इधर रखो सीधा। डंडा कहाँ है इधर, ये कहाँ गया यहाँ से डंडा, पियो पानी जल्दी से, खत्म करो उसमें पानी है, उधर रखो बॉटल। नालायक को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुम पानी पीने में लगे हुए हो। अगर इधर उधर झांकत ताकत आज किया, मारूंगा सीधा यहीं, पहले यहाँ बुला के फिर मारूंगा, फिर उसकी रील भी बनाऊंगा। और रील बना के तुम्हारे पापा को भेजूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि रेट किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट के ऊपर कितना डिपेंडेंसी शो कर रहा है, वो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, जैसे मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है ए और ये बी इज इक्वल टू क्या, मतलब इज इक्वल कर रहा हूं एरो, क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अभी हमने रेट लिखा था, तो रेट इज इक्वल टू क्या था, के ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या, वाई। अब मेरी बात सुनना, यहाँ एक्स और वाई क्या था, एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पूरा रेट रिएक्शन का ए पर कितनी डिपेंडेंसी शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के हिसाब से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं ए को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो रेट पर कितना फर्क पड़ेगा, ये कौन बताएगा, एक्स की वैल्यूज बताएंगी। अगर हम वाई की बात करें, तो वाई क्या है, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये किसमें, विद रिस्पेक्ट टू बी है, ठीक। अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एन, एन होता है ओवरऑल ऑर्डर, क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एन की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो एन इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, एन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, मतलब जितने भी आपके पावर होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे, सबको ऐड कर लेना है, 2 हैं 3 हैं 4 हैं जो भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम ओवरऑल ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, भाई सिंपल सी बात है सर, इसमें दिख क्या रहा है, हमने क्या किया है, एक्सपोनेंट्स को सम कर दिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है उसके एक्सपोनेंट्स के सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है 0, क्या हो सकता है, ये
जीरो हो सकता है, ये हो सकता है कैसा हो, फ्रैक्शनल हो, कैसा हो, फ्रैक्शनल हो, ये हो सकता है कैसा हो, नेगेटिव हो, ये हो सकता है कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक। और ऑब्वियसली जब नेगेटिव पॉजिटिव सब हो गया है तो होल नंबर या जो आपको बोलना है सब इसी में इंक्लूडेड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल जीरो, यानी सब पॉसिबिलिटीज है। क्या है, हाँ नहीं वो नहीं होगा, सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक। अगर मैं बात करूं एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूं, वो क्या है कि हमने पीछे के देखा था ना, के जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, यानी अगर आप कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो ये चेंज होगा, इसका फैक्टर होगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये दोनों बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में कि के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं क्या चेंज करता हूँ, टेम्परेचर चेंज करता हूँ और क्या चेंज करता हूँ, कैटलिस्ट वगैरह अगर इस्तेमाल करता हूँ तो क्या चेंज आएगा। यहां तक बात समझे कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल वगैरह वगैरह, और ये होता क्या है भैया, सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। ऑर्डर जो है हम कहां से निकालते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकाल लेते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन करो, CA TA, इधर देखो, हाँ शांत रहो। अब आगे हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम बात करें बच्चे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, सर ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो क्या होता है, हमें पता है कि सर रेट इज इक्वल टू होता है के, और यहां रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, एन। भाई रिएक्टेंट चाहे 4 हो 5 हो जितने भी होंगे सबका सम तो एन के बराबर होता है ना पावर में, तो मतलब हमने क्या लिख दिया, आर की पावर एन लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, तो अब मुझे आप इतना बताओ कि अगर मैं यहां से के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में रिएक्टेंट की पावर एन। अच्छा बताओ, हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था ना, उसकी यूनिट क्या निकाली थी बताओ, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, मतलब सेकेंड लिख लूं चलेगा, या टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना। तो मैं सेकेंड ही लिख रहा हूं, अभी टाइम तो है ही। अगर हम बात करें डिवाइड में तो ये क्या है, जो है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो ऊपर मैं ऐसे रह दे रहा हूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर एन और लीटर की पावर माइनस एन। सही बात है, हो जाएगा। अरे दोनों की पावर सेपरेट कर दिया। अगर हम बात करें आगे तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे ऊपर मोल की पावर कितनी है 1 और नीचे क्या है n है, तो पता है जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवाइड में, तो हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n। सही बात है, लीटर। अगर मैं बात करूं ऊपर -1 है, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपको पता है n कैसा हो जाएगा, माइनस का n और माइनस एक बार और आएगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस -1 माइनस, अच्छा आ गया। अरे ऐसे देखो सीधा, इसमें माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और एक माइनस ऑलरेडी आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। ऐसे लिखना चाहो अगर आप तो लिख दो -1 और माइनस और ब्रैकेट में -n। सही बात है, अरे पर लीटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इतना लंबा क्यों लिखना है, n क्या हो जाएगा प्लस का, तो ऐसे लिख सकता हूं n-1, ठीक। और ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड। ये होता है यूनिट ऑफ के। अच्छा एक चीज आपने देखा, यूनिट ऑफ के में क्या आ रहा है, यानी एक वेरिएबल आ रहा है। सही बात है, इसका मतलब अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट हो जाएगी। तो एक बात और समझे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ढूंढने का एक और तरीका क्या हुआ
कि क्वेश्चन में आपको यूनिट दी होगी और यूनिट देख के आपको पहचान जाना है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे सिलेबस में है, तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा सर? n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 होगा। तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 और पर सेकेंड, तो आपको बताइए तो 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बचेगा? सेकेंड इनवर्स, यानी यूनिट हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर मैं अगला लूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चे, तो क्या होगा? तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है, हाँ, मोल और ये कितना है 1 - 2 लीटर 2 - 1 और पर सेकेंड। तो पता है यहां आएगा लीटर, क्योंकि 2 - 1 1 आ जाएगा और 1 - 2 मतलब -1, तो मोल इनवर्स आ जाएगा और पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरली मैंने जो क्वेश्चंस में देखे हैं वो ऐसे लिखा होता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आप किसी को भी पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और पूछते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो भैया मोल 1 - 0 और लीटर 0 - 1 और पर सेकेंड, यानी सीधा यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारे पास यूनिट हो गई किसके किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो, उसका क्वेश्चन करते हैं। तो आगे चलते हैं, यानी हमारे पास एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 4.2। नई एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल का नंबर थोड़ा बदल गया होगा और ये क्या हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा बस। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, सुना जानते? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CClO4 at 318 Kelvin has been studied by the monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो N2O5 की कंसंट्रेशन और यहाँ I लगा के इनिशियल बोल सकते हो। ठीक है ना। कितनी थी कंसंट्रेशन? 2.33 मोल पर लीटर। आगे चलते हैं। एंड आफ्टर 184 मिनट, मतलब समय हमें दिया था कितना? 184 मिनट। तो 184 मिनट के बाद क्या हुआ? इट रिड्यूस टू इतना, मतलब इतना हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 2.08 मोल पर लीटर है। सही बात है। कह रहा है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मुझे इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा क्या है? कह रहा कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकंड। वाह वाह, मतलब घंटे में, मिनट में और सेकंड में। तो ये टाइम हमने किस में निकाला है? अभी मिनट में ही है। तो इस टाइम को हम एक बार इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको कितना हो जाएगा? मतलब सीधा आप पॉइंट में आ जाएगा। 184 को डिवाइड करोगे किससे? 60 से। अरे मुझे पता है 3 घंटा 4 मिनट होगा, बट हम 3 घंटा 4 मिनट वहां अलग से नहीं लिखेंगे ना, डेसिमल में आंसर लाना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। सही बात है। तो हो जाएगा डेसिमल लगाने का 40, डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 400 हो जाएगा। और 400 को डिवाइड करने से कितनी बार जाएगा? 6 में, और फिर से 6 यही आता रहेगा। ठीक है ना। इतने आवर्स होंगे। कितने क्या होंगे? आवर्स। अगर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो। डेसिमल में ना लिख करके किसमें लिख दो? फ्रैक्शन में। अगर मुझे मान लीजिए फ्रैक्शन में लिखना होता तो क्या करता मैं? ये कट करता 3 और ये कितना जाता? 20। ऐसा नहीं करता ना, 3 से 2 से कट करते तो कितना हो जाता? 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और ये कितना जाता? 30। अभी कट सकता है क्या किसी से? डिवाइड करता हूं, 2 से कट जाएगा ना। ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 एंड 46। अभी कट जाएगा? कट जाएगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
तो कितना आ गया 46 अपॉन में 15 आवर्स। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा ना लिखना चाहो तो, ठीक है। और अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 184 मल्टीप्लाई विद 60, तो 6 4 जा 24 का 4 एंड 6 8 जा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। सही बात है। तो 0 और 6 1 जा 6 एंड 5 कितना 11 और ये इतने क्या हो जाएंगे सेकेंड्स हो जाएंगे। क्या कितना हो 111040 सेकेंड्स हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, इधर देखो ध्यान से। अब मुझे अगर रेट लिखना हो तो रेट में कैसे लिखता हूं भाई साहब, क्या हुआ बताओ। अरे शांत रहो एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ो किसमें बोला है आवर्स में आंसर चाहिए, मिनट में चाहिए और सेकंड में चाहिए, तो तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं ना अलग अलग बार। तो हम ये क्यों निकाल रहे थे तीनों, इसने बोला ना कि आवर्स में चाहिए, तो भैया डेल टी क्या करना पड़ेगा आवर्स में पुट करना पड़ेगा। जब मिनट में चाहिए होगा तो टी मिनट में डालना पड़ेगा, और फिर से आंसर सेकंड में निकालना है तो नीचे क्या कर देंगे सेकंड वाला पुट करेंगे, बस और क्या आंसर बदल जाएंगे। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट कैसे लिखते हैं -1/2 इंटू में डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी। सही बात है। अच्छा बताओ मुझे आगे प्रोडक्ट वगैरह लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि दे ही नहीं रखा इन्फॉर्मेशन तो क्या फायदा लिख के। तो रेट मेरा यहीं से हो जाएगा। तो अगर मैं रेट निकालूंगा तो मुझे पता है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कौन सा फाइनल वाली लेंगे माइनस N2O5 की कंसंट्रेशन कौन सी लेंगे इनिशियल वाली लेंगे, और फिर टाइम पुट कर देंगे नीचे। और टाइम हम पहले किसमें कर रहे हैं मिनट में करें या किसमें करें, आवर्स वाला ही कर लेते हैं, आवर्स में पूछा है। तो मैं पुट कर रहा हूं 46 अपॉन में, मतलब यहाँ डेल्टा टी, चलो अभी लिख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ 1/2 भी तो था माइनस का, तो -1/2 इंटू में अगर हम इसकी बात करें तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 2.08 2.08 माइनस 2.33, बताओ सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है आंसर। और यहां लिख रहा हूं मैं 46 अपॉन में 15 आवर्स में। यहां आंसर कितना आया भाई साहब बताना तो सब्ट्रैक्ट करके 2.8। अच्छा 33 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 25 बच जाएगा, तो सीधा आ जाएगा मेरे पास 0.25। अच्छा बताओ ये 15 ऊपर चला जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा 15, और ये नीचे 2 है और इंटू में कितना हो जाएगा ये 46। आप इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा भाई। कितना आ रहा है आंसर 1.2, और ये किसमें आ जाएगा मोल पर लीटर पर आवर्स। ठीक, ये किसमें आया आवर्स में, क्योंकि हमने नीचे कौन सी वैल्यू पुट की थी आवर वाली। अगर हम यहीं पर वैल्यूज कौन सी पुट कर देते सेम रिजल्ट, देखो ध्यान से। अगर मैं रेट निकाल रहा होता और यहां वैल्यू क्या पुट करता माइनस का 1/2 इंटू में सब्ट्रैक्ट करके 0.25 ही आ रहा था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। माइनस का आ रहा था ये भी ना, अपॉन में डेल्टा टी मैंने कौन सा पुट किया है, कौन सा कर रहे हैं अब मिनट वाला कर देते हैं 184 मिनट। सही बात है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 184 और मल्टीप्लाई विद 0.25। इसको देखो डिवाइड करके कितना आ रहा है भाई साहब, नहीं पहले मिनट वाला कर रहा हूं। किसमें आ रहा है आंसर देखो, ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा सॉरी सेकंड करो पर मिनट, किसमें आ जाएगा आंसर पर मिनट में आ जाएगा। हाँ इसके बाद फिर से अगर आप रेट निकालोगे तो माइनस का 1/2 इंटू में -0.25 अपॉन में 11040, यही था ना सेकंड में। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 1/2 इंटू में क्या 0.25 और इंटू में कर देंगे हम 11040, तो ये आंसर किसमें आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा।
तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चेंज ही करना तो मल्टीप्लाई। हाँ तो बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी। मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड हाँ तो मिनट में जाने के लिए ना, मैं कह रहा हूँ मिनट से आवर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे या दो। इधर देखो, हाँ इधर देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब एक रिएक्शन दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। इसमें भी क्या मिनट और सेकंड, ये इनका दिमाग खराब हो गया, सब निकालेंगे। T इज इक्वल टू कितना है, 25 मिनट है, ठीक है। हाँ इधर देखो, कोई नहीं, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03 मोलर, और रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर। अच्छा बताओ, हमें डेल्टा आर चाहिए होता है क्या, तो डेल्टा आर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल कितना है 0.02 माइनस 0.03, आंसर कितना आएगा, माइनस का 0.01 मोलर। अब ये टाइम किस में है, मिनट में है। तो अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से। क्या देखना, कोई स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, अगर कोई स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा आर हमने कितना निकाला, माइनस का 0.01, और ऑलरेडी हाँ एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर था, और ये डेल्टा टी कितना है 25। तो अगर हम बात करें तो हो जाएगा 0.01 अपॉन में 25। अच्छा ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 कर दे रहा हूं, और इनटू में नीचे मैंने क्या किया, इधर देखना 25 ऐसे कर दिया, ध्यान देगा 2 जीरो हटाया डेसिमल, और फिर 2 जीरो एक्स्ट्रा भी लगाए, मतलब 4, यानी 10 की पावर 4 कर सकता हूं। अगर ये 10 की पावर 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। सही बात है, होगा कि नहीं होगा, अब काट दिया, 25 4 जा, यानी 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट है, क्या है मिनट है, ये किसमें है पर मिनट। क्लियर। अगर मुझे यही सेकंड में निकालना होता तो कैसे करता, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ये बताओ डेल्टा आर कितना आया था, वही माइनस का -0.01। अगर मैं टी को सेकंड में रखूंगा तो पता है 25 में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 60 से, तो हो जाएगा सेकंड्स में। तो मैंने कर दिया भाई, यहाँ 25 इंटू में क्या कर दिया 60। इसको कर रहा हूं मैं 100 इंटू में 10 की पावर -4, और अपॉन में ये क्या है 25 इंटू में 60 ही कर दिया। अब यार देखना, सीधा सीधा ये तो कट गया, 25 4 जा, सही बात है। और अगर मैं एक जीरो से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर -5, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, मतलब 2 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर आप डेसिमल में इसको लाना चाहो तो 2/3 है, मतलब कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखो, आपको इसको लिख देगा 6.66, 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो आपकी 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो आपकी चॉइस, आप जैसे लिखना चाहो, फ्रैक्शन में लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, या और आगे करना चाहो तो ठीक है। आंसर रिजल्ट यही होगा। क्या इसमें आवर सेकंड में क्यों आवर होगा भाई साहब, मिनट मेरे पास था, मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ रख दिया, सेकंड में कन्वर्ट करके निकाला है, कहाँ दिमाग। ये मिनट था, मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, नीचे सेकंड रखूंगा तो आंसर सेकंड में आएगा ना। हो गया, करो जल्दी करो। इधर देखना 4.2, इन रिएक्शन 2A से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या है, अच्छा होमवर्क में करोगे इसको। अरे हो क्या रहा है, कंसंट्रेशन 0.5 से कहां जा रही है
0.4 मोल लीटर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन फिर से कितनी है 0.5 है ना, और फाइनल कंसंट्रेशन ए की कितनी है 0.4 मोलर। अब आप बोला टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा सर 0.4 माइनस 0.5 यानी आ गया माइनस का 0.1 मोलर। और अगर हम बात करें रेट निकालने की तो सर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2, देखो आगे यहाँ 2 है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। कुछ नहीं बोल रखा है तो मतलब मिनट में निकाल लो, तो हाँ तो 1/2 प्लस का हो जाएगा, ये साइन अगर यहां से हटा दूं तो सीधा 0.1 लिख सकता हूं क्या, और अपॉन में क्या है 10। कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब सुना ध्यान से, अगर मैं यहाँ डेसिमल हटाऊंगा इसको 10 कर दूं और ये नीचे 10 है और ये कैसा हो जाएगा 10 की पावर -2 ना, और यहाँ क्या है 2 ऑलरेडी था तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा 0.5 यानी 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक, और अगर किसी को लिखना है भाई साहब तो भैया 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, जैसे आप करना चाहो। ये क्या हो गया मेरा तो सिर्फ अच्छा आता है नहीं हाँ, अरे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है बढ़िया, हमने लिख दिया ना साइंटिफिक नोटेशन में, क्लियर। अगले पे चलो, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल नहीं हुआ तो पॉजिटिव हो गया, तो 2-3 बार हो चुका है ना, 2 बार तो हुआ 3 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन में हमने 3 बार किया है। पर पहले क्वेश्चन में ये नहीं हुआ। सर ये देखते हैं फटाफट, ये आसान क्वेश्चन है सर, कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन विच द रेट, मतलब ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ लेना है, तो सर n इज इक्वल टू कितना है 1/2 प्लस 3/2, पावर को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी 4/2 ना, कितना हो जाएगा 4/2 और कट हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। बी पार्ट की बात करते हैं, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3/2 प्लस का माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा भाई 3/2 -1 हो जाएगा। हाँ अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 या 5 पॉइंट जो भी बोल दो आप, हो गया आसान है। अभी एक और बचा हुआ था ना, है ये तो ऐसे कैसे कह रोगली नहीं है नालायक, चलो इधर, अरे जल्दी जल्दी हो जाएंगे इधर। देखो आपको यहाँ के दे रखा है, आपसे कह रहा है ऑर्डर, मतलब आपका आंसर कहां से निकलेगा यूनिट से, कहां से निकलेगा यूनिट से, तो यूनिट क्या है लीटर पर मोल पर सेकेंड। आपको पता है कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर क्या है। अगर मैं बात करूं तो आप कंपेयर करोगे ऐसे, कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग विद किसके साथ, वही मोल, हाँ 1 - n लीटर n - 1 पर सेकेंड। अगर हम कंपेयर करेंगे इससे तो कोई भी ले लेते हैं, लीटर ले लें, यहाँ लीटर की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है n - 1 है ना, तो मतलब n - 1 शुड बी इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू कितना हो गया 1 + 1 यानी n इज इक्वल टू हो गया 2। हाँ एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना, n क्या है। अब यार देखो सेकंड वाले में यहाँ देखो दे रखा पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ पर सेकंड हुआ, तो अगर आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करोगे किससे मोल 1 - 1 से, लीटर n - 1 से और पर सेकंड से, तो बताओ n - 1 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर हो गई, तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गई सेकंड ऑर्डर, क्लियर क्या। तो अब
हो गई है। अब बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मैं एक आध दो क्वेश्चन भेज देता हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम। हाँ काम करो, छोटा सा काम। जैसे एक बात सुनो मेरी, आपसे इधर क्या पूछेगा, इधर देखो इधर, जैसे मान लीजिए रेट दिया हुआ है ना, के इंटू में ए और बी की पावर समथिंग, मान लीजिए यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया। आपसे पूछेगा कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। या बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया है, तो रेट क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं।